पिछले कई महीनों से आप लोग लगातार सुन रहे होंगे अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। और कल का जो रिजल्ट डे था उसमें आप लोगों ने सब देख लिया होगा कि क्या हुआ है इलेक्शन के साथ। भाई इस बार ईवीएम कुछ मैनिपुलेट हुआ नहीं क्या, पता नहीं। ईवीएम के बारे में चर्चा ही नहीं हुई, मुझे ऐसा दिख रहा है। और डिक्टेटरशिप कहाँ गई भाई? डिक्टेटरशिप में ऐसा होता है क्या चुनाव कभी? बहुत चिल्ला रहे थे ये लोग। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन शेयर करने जा रहा हूँ कि बीइंग अ मिडिल क्लास पर्सन, हार्ड वर्किंग कैटेगरी वाले लोग जो आते हैं, हमारे पर्सपेक्टिव से जो पॉलिटिक्स का शिफ्ट हो रहा है इंडिया के अंदर, वो क्या मैटर करता है और हम लोग इस चीज़ को किस तरह देखते हैं। साथ ही साथ हम थोड़ा सा रिजल्ट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि कैसे रिजल्ट्स रहे, कौन से स्टेट्स में रहे, कितने सीट्स आए हुए हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट मैं ये भी डिस्कस करूंगा कि रीजंस क्या हुए थे फेल्यूअर्स के। जो बीजेपी का फेल्यूअर हुआ है, 400 पार नहीं हुआ है, इस बार क्लियर मेजोरिटी नहीं आई हुई है, कोएलिशन गवर्नमेंट बनने वाली है। देखेंगे कोएलिशन गवर्नमेंट कैसे काम करेंगी। और मेरा एक ऑनेस्ट ओपिनियन कि मोदी जी ने क्यों इस बार पीएम नहीं बनना चाहिए। भले आप लोगों को दिख रहा होगा कि बीजेपी तो जीत गई है, मोदी जी ही आएंगे, लेकिन मेरा मानना कुछ और है। और आप लोगों को वो रीजन अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दूसरे लोगों को भी बताइए कि मोदी जी ने क्यों पीएम से स्टेप डाउन करना चाहिए इस बार। और आपको पहले ही बता दूं कि मैं बीजेपी का बहुत बड़ा सपोर्टर हूं। मोदी जी के लिए हम लोगों ने देखा है कि कैसा 10 साल के अंदर इंडिया का स्टेचर अंडर हिज लीडरशिप ग्लोबली बढ़ा हुआ है और हमारी आवाज़ आज कितनी मजबूत है। ऑल्सो हमारी इकोनॉमिक्स कितनी स्ट्रांग हो रही है, बहुत कुछ अच्छा हुआ है। लेकिन ये बार आई होप कि मोदी जी पीएम ना बने। तो अभी हम लोग देखेंगे कि इलेक्शन का रिजल्ट क्या हुआ है, कौन सी पार्टी ने कितने सीट्स जीते हुए हैं लोकसभा के अंदर। आप लोगों को देख रहा होगा कि बहुत सारे सीट जो है यहाँ पर बीजेपी के है, सेकंड नंबर पे नेशनल कांग्रेस के है हमारे, एंड देन बाकी के बहुत एसपी, एटी, एआईटीसी, डीएमके, टीडीपी, उन लोगों के भी बहुत सिग्निफिकेंट नंबर्स आए हुए हैं उनके उनके करंट जो स्टेट्स के अंदर है और उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ पर। तो आप लोगों को ये दिख रहा होगा कि बीजेपी का एज ऑफ नाउ आज की तारीख क्या है भाई, आज 5 जून है, 12 बज गए हुए हैं। तो आज का रिजल्ट में अगर देख रहा हूँ, कल 239 तक शायद मैंने देखा था, उसके बाद में मेरा मिस हो गया। तो बीजेपी का 240, आईएनसी का 99, देन समाजवादी पार्टी एसपी 37, 29, 22। और कहीं मैंने देखा था एक मीम में, आपको यहाँ पर भी दिखा दूंगा कि बीजेपी के जितने सीट से अकेले के उतने तो पूरा इंडिया अलायंस के मिलके भी नहीं हुए, राइट। क्लियर दिख रहा है कि एनडीए का अगर सपोर्ट रहा तो बीजेपी का अच्छा गवर्नमेंट फॉर्म होने वाला है लोकसभा के अंदर। आई थिंक इट्स 295 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बट चलिए आगे देखते हैं कि कौन से स्टेट ने परफॉर्म अच्छा नहीं किया और कौन से स्टेट ने बीजेपी को बहुत सपोर्ट किया है। मेरा महाराष्ट्र से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट था, लेकिन उसके रीजंस अलग थे। क्योंकि मैं देखूं कि महाराष्ट्र के अंदर जो बीजेपी की गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी सॉरी, तो उसका परफॉर्मेंस कुछ अच्छा नहीं था। बहुत सारे फैक्टर्स थे, कुछ प्रोटेस्ट हुए थे जिसके वजह से हम लोगों को कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिला। तो मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ था महाराष्ट्र के रिजल्ट से। लेकिन मध्य प्रदेश, गुजरात और कई और डिस्ट्रिक्ट्स के रिजल्ट देख के बहुत अच्छा लगा कि उन लोगों ने बीजेपी को सपोर्ट किया है। रीजनल पॉलिटिक्स बहुत इसमें इफेक्ट किया है, जैसे कि महाराष्ट्र में आप लोग देखेंगे बाद में कि कैसे क्या क्या हुआ है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि एमपी में क्या हुआ है। एमपी में पूरा क्लीन स्वीप हुआ है बीजेपी के लिए, नो अपोजिशन आई गेस, ओनली बीजेपी। ये एमपी का हाल है। ये कौन सा है? राजस्थान का है। राजस्थान में भी 14 सीटों से अच्छा मेजोरिटी विन हुआ है। आईएनसी को सिर्फ 8 मिले हैं। देन अदर मार्क्सिस्ट, सीपीआई को क्यों दे दिया भाई, पता नहीं। देन महाराष्ट्र के अंदर भाई ऐसा लग रहा है कि होली चल रही है ना? क्या हुआ है महाराष्ट्र के रिजल्ट्स के साथ? तो महाराष्ट्र के अंदर बहुत ही खराब परफॉर्मेंस रहा है बीजेपी की जब सरकार थी तब, और आज हम लोग उसका इम्पैक्ट देखने जा रहे हैं कि जो भी इंटरनल प्रोटेस्ट हुए थे, जो भी डेवलपमेंट का नहीं हुआ, जो भी जीडीपी में डाउनफॉल आया है महाराष्ट्र के इटसेल्फ, उसके वजह से आज हम लोगों को ये दिख रहा है कि पूरा महाराष्ट्र बहुत ही कलरफुल लग रहा है ना। आईएनसी 13 सीटें, बीजेपी 9 सीटें, शिवसेना, देन एनसीपी
ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि शरद चंद्र जी शरद पवार जी का सिलेक्शन हुआ है उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में, बहुत जगह पे हुआ है। देन शिवसेना बहुत अच्छा लगा, और मतलब महाराष्ट्र के रिजल्ट से डिसअपॉइंटेड हूँ, लेकिन अच्छा भी लग रहा है कि यार अभी चलो यहाँ पर थोड़ा सा कुछ पॉलिटिकल शिफ्ट होगा तो डेवलपमेंट की बातें भी होगी। सो दैट इज वन पॉइंट। देन अभी अगर हम लोग बात करेंगे यूपी की, यूपी का भाई बहुत बुरा हाल था। मतलब मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ कि अयोध्या में ही बीजेपी का लॉस हो गया है, पता नहीं ये क्यों हुआ। पर ऑफ कोर्स यू नो कि जब आखिरी इंसान तक पूरा फैसिलिटीज और डेवलपमेंट की बात आती है तो लोग परेशान होते हैं, लेकिन अयोध्या का जो डाउनफॉल है, अयोध्या में जो बीजेपी का डाउनफॉल है, मुझे काफी हार्ट ब्रेकिंग लगा। देन ये है गुजरात की कॉन्स्टिट्यूएंसी। गुजरात में बहुत मतलब मजा आ गया भाई देख के। कौन सा था ये कौन सा है भाई, मेरे को पता नहीं, याद नहीं आ रहा है कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लेकिन अच्छा है एक जगह पे आया। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि गुजरात में सब जगह बीजेपी ही आएगा, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा है। एंड देन वेस्ट बंगाल का देखेंगे तो वेस्ट बंगाल में भाई बहुत ही तगड़ी मार खाई है बीजेपी ने, लेकिन अच्छा है 12 सीट। आई थिंक पिछले बार 3 थे, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, लेकिन अभी 12 है तो अच्छा है। इस बार बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है, लेकिन ऑल द सेम कि एआईटीसी ने फिर से गवर्नमेंट बना ली है, और इसके साथ ही ममता दीदी बहुत खुश दिखाई पड़ रही थी, लेकिन चलो अच्छा है। अब आते हैं कि बीजेपी किन कारणों की वजह से ग्लोबल लेवल पे फेल हुई है एज अ मेजर पार्टी, जो कि मैं सोचता हूँ कि फेल्यूर तो नहीं, ठीक है, लेकिन जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स थे वो क्यों नहीं आ पाए, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर ले। तो देखते हैं कि रीजंस ऑफ फेल्यूर क्या क्या रहे बीजेपी की। मतलब नॉट एग्जैक्टली फेल्यूर, बट जो एक्सपेक्टेशन था हमारा कि इतना इतना सीट्स आने वाला है, 350 तो 350 तो आराम से क्रॉस कर जाएंगे, उसके फेल्यूर के रीजंस क्या है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि इस बार जो यूथ है वो बहुत ही गुस्से में था भाई कि अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, जॉब नहीं मिल रही है कहीं पे, और हम लोगों को जो मनी कमाना है वो पर कैपिटल गेन्स है वो बहुत पीछे रह गए हम लोग। देखिए चाइना में भी पॉपुलेशन बहुत है, लेकिन उधर डिक्टेटरशिप या फिर सिंगल पार्टी गवर्नमेंट रह के भी लोग बहुत खुश है, इसलिए आई गेस चाइना में सब चलता है कि आप कुछ भी करो, है ना, गवर्नमेंट कुछ भी करे। सो दैट इज वन रीजन कि अगर आपका यूथ खुश नहीं है, आपके पीपल खुश नहीं है, तो आप लोग जीत ही नहीं सकते, फॉर्म मतलब गवर्नमेंट बना ही नहीं सकते फिर से। देन नेक्स्ट है कि लोगों ने नोटिस किया कि जो भी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की जो कुछ टॉक्स थी, लेट अलोन फॉरेन मिनिस्टर को बहुत प्रेस किया है, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर को जो है निर्मला सीतारमन जी, उनके कुछ जो क्लिप्स मैं आपको अभी दिखाऊंगा, उसके अंदर उन्होंने मतलब कॉमन मैन को बहुत ही मतलब एड्रेस ही नहीं किया। मतलब हे छोड़ो यार ये बातें क्या है, मेरे को नहीं पता, ऐसा कुछ तो भी उन लोगों ने कर दिया था। My bank balance is purely after paying all taxes to Government of India. Again, when I am buying a house, I have to pay stamp duty, I have to pay GST, so that amounts to 11%. In a city of Bombay, when I am buying a house, 11% goes out of my pocket towards purchase of house. So how you will assist a small person with limited resources to buy a house, and how a broker can function with hordes of taxes, where Government of India is my sleeping partner and I am a working partner with no income. Okay. Thank you very much. Okay, we have last You two know, questions. Sorry, I told Shaina I have no answer for that, but a sleeping partner cannot answer sitting here. तो आप लोग देख सकते हैं कि उसके अंदर जो अकाउंटेबिलिटी है, जो भी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जो भी पॉलिसीज आ रही थी, जो भी आप लोग टैक्सेशन के लॉस थे वो पास किए, या फिर जो टैक्स बढ़ रहा है, जो लोड बढ़ रहा है कॉमन मैन पे, उसके अंदर हम लोगों ने देखा कि इंडिया के पीपल बहुत अपसेट हुए हैं। सो दैट इज वाई पीपल ऑफ इंडिया अकाउंटेबिलिटी और जो लीडर्स है बीजेपी के, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की हुई है, मोस्टली लोग बोलते हैं कि मोदी जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, तो जो वो उसकी कमी रही है, उसके वजह से पीपल ऑफ इंडिया गॉट एनरेज्ड बाय दैट फैक्ट, और उन्होंने आई गेस दिस इज वन पॉइंट जहां पर हम लोग फेल हो गए हैं, आई मीन बीजेपी फेल हो गई है।
देन नेक्स्ट इज पेट्रोल प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन। अभी ग्लोबल मार्केट का सिनेरियो अगर आप लोगों को नहीं पता हो, आप लोग अगर सिर्फ रीजनल पॉलिटिक्स और सिर्फ इंडिया या फिर आपके स्टेट्स का देख रहे होंगे तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि ग्लोबल मार्केट में कितना हो हल्ला मचा हुआ है विद द प्राइसेस ऑफ ऑयल। आप लोगों को पता ही है कि अगर पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए तो सब चीजों के ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, लॉजिस्टिक्स का पैसा बढ़ जाएगा, खर्चा बढ़ जाएगा, और उस केस में आप लोग देखोगे कि कमोडिटीज जो है वो भी महंगी हो जाते हैं। लेकिन वन पॉइंट जो आप लोगों को देखना पड़ेगा कि अगर इसी कंडीशन में अगर कांग्रेस की सरकार होती तो भाई इन्फ्लेशन मतलब 150-180 तक पहुंच जाता पेट्रोल का प्राइस आराम से, क्योंकि कांग्रेस को रशिया और यूएसए और ईरान और इजराइल ये सब इंटरनेशनली उनकी जो पॉलिसीज थी वो बहुत वीक थी आई गेस, और बैलेंस नहीं कर पाते थे अच्छा, जितना अच्छे से हैंडल किया है जयशंकर जी ने कि हम लोगों ने रशिया से भी ऑयल परचेस किया डिस्काउंटेड प्राइस पे, और जो गल्फ कंट्रीज है उन लोगों ने तो भाई प्राइसेस कम करने से ही मना कर दिया था। उन लोगों ने प्रोडक्शन बढ़ाना आर्टिफिशियली कम कर दिया जिससे कि जो प्राइसेस है वो राइज हो गए थे इंटरनेशनल मार्केट में। वेनेजुएला का ऑयल बैन है, उस पर सैंक्शंस लगे हुए हैं, है ना, तो कहाँ से हम लोग करेंगे। तो ये एक पॉइंट है। पेट्रोल प्राइसेस पे लगता नहीं लोगों को ज्यादा पता नहीं क्यों वो सिर्फ यही बताते हैं कि पेट्रोल प्राइसेस की वजह से ये हो रहा है। लेकिन याद रखिए पेट्रोल प्राइसेस की वजह से ही कांग्रेस की सरकार 2014 में गिरी थी और महंगाई के वजह से ही गिरी थी, और इस बार भी वही हम लोगों को देखने मिल रहा है कि अगर ये बर्डन लोगों की जेब पे आ रहा है तो ऑफ कोर्स दे विल नॉट बी हैप्पी, बट ऑफ कोर्स डिस्पाइट वो मार्केट कंडीशन जो भी थी आई थिंक इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बीजेपी ने एज सच, कि रशिया से ऑयल लेकर हम लोगों ने बहुत अच्छे से पॉलिसी मेंटेन की और सैंक्शंस भी नहीं लगे भाई। ये होता है, ये फॉरेन पॉलिटिक्स का पावर है अपना। देन नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊं कि एक जो होता है ना कि इंपॉर्टेंट इश्यूज जो होते हैं हमारे कंट्री वाइड, उनको एड्रेस करने में कहीं ना कहीं बीजेपी की लीडरशिप बहुत ही मतलब पीछे रह गई, और उसी के वजह से हम लोग आज देख रहे हैं कि मोदी जी पे बहुत लोगों को भरोसा नहीं, क्योंकि उन लोगों ने काफी मुद्दे ऐसे थे कि उस पर बात ही नहीं की। मतलब क्या बताओ, अभी लद्दाख का जो स्ट्राइक है बहुत अच्छा है भाई, इंपॉर्टेंट है, मतलब एनवायरनमेंट को सेव करना है, एज ऑफ कोर्स हम लोगों को डेवलपमेंट भी करनी है, क्योंकि चाइना का अग्रेशन, आप चाइना कुछ एनवायरनमेंट का देख नहीं रहा है भाई, लेकिन हम लोग को ये भी देखना पड़ेगा कि एनवायरनमेंट को देख के हम लोग, क्योंकि इम्पैक्ट तो ग्लेशियर पिघलने से होगा ही लद्दाख में, जो वैसे भी आप लोग देख सकते हैं वहां पर एग्रीकल्चर इतना अच्छा नहीं होता है, जो भी कुछ है वो डैमेज तो होगा ही ऑफ कोर्स, नो डाउट। बट चाइना अगर गलती से भी नहीं, चाइना अगर आ गया लेट से आपका लद्दाख को अक्सर चिन्ह तो कर लिया है, लद्दाख में अगर एंटर कर दिया तो क्या करोगे, वो एक पॉइंट था। आई थिंक वो बीजेपी को क्लियर करना चाहिए था कि ये जो भी हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहे हैं, नथिंग मच एल्स। सो और ऑफ कोर्स जीडीपी को भी बढ़ाना है। सोनम वांगचुक के साथ हम लोगों ने कन्वर्सेशन करने चाहिए थे, उनके पॉइंट्स जानने चाहिए थे, अपने पॉइंट्स बताने चाहिए थे, लेकिन पता नहीं ये क्यों नहीं हुआ। और इस इंपॉर्टेंट इश्यू के वजह से आई थिंक ये विथ कंबाइंड टू मणिपुर का जो वायलेंस था उसके ऊपर कैंपेनिंग में मोदी जी कहाँ पर भी गए हो, कन्याकुमारी गए हो, फिर अयोध्या में गए हो, एक बार एटलीस्ट मणिपुर अगर विजिट करके आते थे तो मणिपुर के जो भी विक्टिम्स है या फिर जो भी पीपल है वहां पर, उन लोगों का थोड़ा सा आप लोगों ने जायजा किया होता तो आई थिंक वो आपके फेवर में काम करता था। लेकिन हम लोगों ने ये देखा कि उस पॉइंट पर एक्चुअली कोई भी बयान नहीं दिया गया, मतलब बहुत ही 2-4 शब्द बोले थे, तो उस वजह से भी पीपल ऑफ इंडिया इज एंग्री ऑन बीजेपी। नेक्स्ट इज महाराष्ट्र के अंदर जो भी रिजर्वेशंस का प्रॉब्लम था, मराठा आरक्षण का, आप लोगों ने बहुत मतलब न्यूज में देखा होगा, तो उस वजह से भी बहुत लोगों का भरोसा उठ गया बीजेपी की गवर्नमेंट में जो महाराष्ट्र के अंदर थी। दैट इज वाई हम लोगों को इतना कलरफुल कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। कहा गया वो ये कलरफुल कॉम्बिनेशन महाराष्ट्र के अंदर, लोगों का भरोसा ही उड़ गया भाई। मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी वही प्रॉब्लम है। सो मैंने बीजेपी को वोट दिया था, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस जीत गई। सो अच्छा है, मैंने लोकसभा के मतलब मेजोरिटी के लिए दिया था, बहुत लोगों ने उसी के लिए दिया था, लेकिन रीजनल पॉलिटिक्स बहुत ही मतलब वीक है बीजेपी का हमारे इधर भी। सो दैट वाज द रीजन जिसके वजह से वो लोग फेल कर गए। द नेक्स्ट इज फार्मर्स प्रोटेस्ट।
आप लोगों ने देखा था एमएसपी के जो भी अराउंड हो हल्ला हुआ था, उसके अंदर बीजेपी ने मतलब फार्मर्स के साथ पंजाब के जो भी थे उनका इतना प्रोटेस्ट करने के बाद भी उन लोगों ने बहुत ही मतलब कम एक्शंस लिए थे और फाइनली वो बिल वापस ले लिया था। देन अगेन रेस्लर्स प्रोटेस्ट है, इसके अंदर पता नहीं मुझे कौन सा बीजेपी का लीडर गया था, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, लेकिन शायद 1-2 ही लोग गए होंगे और मेजॉरिटी मीडिया ने उसको कवरेज भी नहीं दिया था। सो दैट इज वाई जो एक कठपुतली बन के रह गया था मीडिया हाउस बीजेपी का, उन लोगों ने रियल इश्यूज पे बात ही नहीं की। वो सब करते थे वो पिक्चर वगैरह। अरे यार सेलिब्रिटीज, मुझे आज तक नहीं समझ में आया सेलिब्रिटीज को कवर करने के लिए एयरपोर्ट पे तो बहुत लाइन लगती है, लेकिन जो रियल इश्यूज है उसको एड्रेस करने के लिए मीडिया तब कहाँ चला जाता है भाई, कौन से बिल में घुस जाता है, डरता है कि पता नहीं किस बात का डर है इन लोगों से। श्योर। देन नेक्स्ट है कि अब की बार 400 पार, ये जो स्लोगन है ये बैकफायर कर गया। ये क्यों बैकफायर किया? क्योंकि लोगों को एक पॉइंट जो आगे मैंने यहां पर भी दिया है कि सोशल मीडिया के अंदर कहा गया वो फियर ऑफ चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ड्यू टू मेजोरिटी ऑफ बीजेपी। अब की बार 400 पार से ये उन लोगों को इंडिकेट हुआ कि भाई अभी ही केजरीवाल जी को अरेस्ट करवाया था इन लोगों ने, अगर पावर में रह के मतलब थोड़ा सा लिमिटेड पावर में रह के अगर इतना कुछ कर सकते तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी में आके ये लोग तो कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज कर देंगे। ये बहुत सही खेला आई थिंक इंडिया अलायंस वालों ने कि ये थोड़ा सा मिस इन्फॉर्मेशन दे दिया इन लोगों ने, पता नहीं क्या है, लेकिन एब्सोल्यूट मेजोरिटी की वजह से वो लोग भी डर गए भाई कि अभी ये हाल है तो आगे क्या होगा। तो इस वजह से ये जो ओवर कॉन्फिडेंस था कि अब की बार 400 पार, इसने बैकफायर कर दिया बीजेपी की गवर्नमेंट पे। दैट इज वन पॉइंट। ओवर कॉन्फिडेंस था, स्लोगन शोड अ लॉट ऑफ ओवर बैकफायर व्हिच मेड वोटर्स टू थिंक दैट द अदर वोटर्स वुड। अच्छा ये भी एक और है कि अब की बार 400 पार 400, इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो गया कि लोगों में भी यही सेंटिमेंट हो गया कि चलो भाई अब की बार 400 पार तो फिक्स ही है, हमने वोट दिया नहीं दिया बीजेपी तो आएगी ही। इसी कारण से बहुत सारे लोग नहीं गए वोट करने और इवेंचुअली वी कैन सी कि बीजेपी का लॉस हुआ है। ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है ये सबके मन के अंदर घर कर गया कि आएगा तो बीजेपी ही, चलो हम लोग नहीं गए तो बाकी लोग मोर्चा संभालेंगे। यही सोच सब लोगों ने रखी एंड इवेंचुअली क्या हुआ कि 400 पार 300 पार भी नहीं गया। ओके, सो दैट इज वन थिंग। देन फियर ऑफ चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हम लोगों ने देख लिया और अपोजिशन प्लेड वेल ऑन दिस, क्योंकि डर का माहौल बना दिया भाई कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया तो क्या हो जाएगा, फिर तो डिक्टेटरशिप आ जाएगी, ये होगा वो हो गया। डिक्टेटरशिप अगर रहती ना भाई तो ईवीएम का स्कैम फिर से होता। पता नहीं पिछले बार क्यों आप लोगों ने चिल्लाया था, इस बार आप लोग चिल्लाए नहीं, ईवीएम का स्कैम हो गया भाई, ईवीएम को हैक कर लिया, ईवीएम को मैनिपुलेट कर दिया, ये बार क्यों नहीं हुआ। सो देन नेक्स्ट कैंपेनिंग की जो बात आती है तब मुझे लगता है कि जो मोदी जी ने कई स्टेटमेंट दिए, कई भाषण दिए, वो आई थिंक बैकफायर कर गए, जो कि है मंगलसूत्र के ऊपर उन लोगों ने बोल दिया था। देन एक एडवर्टाइजमेंट थी कि वॉर रुकवा दी पापा, वो बैकफायर कर गया। देन एक आंटी जी का एक आवास योजना वाला था, फोटो छपाया था और मोदी जी का फोटो था और उधर उन्होंने लिखा था कि मुझे घर मिल गया मेरे जैसे और 10,000 क्या 1 लाख लोगों को घर मिल गया है। वो एक जो एडवर्टाइजमेंट है वो बहुत सर्कुलेट हुई और वो रॉन्ग एडवर्टाइजमेंट की वजह से आई गेस बीजेपी को भारी नुकसान हुआ है। देन नेक्स्ट है इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स। इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स के जो भी पैसे आप लोगों को देखे होंगे कौन सी कंपनी कितना किसको दिया, बीजेपी को बहुत, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली द फिगर, 1600 करोड़ कुछ तो भी था, तो 1600 या 6000 करोड़, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। बट इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स के जो भी कंपनीज है उसकी लिस्टिंग तो दे देते यार, पता चलता कि आप लोगों को कौन कितना फंड दे रहा है ना। वो बैकफायर कर गया कि बीजेपी को ही इतना सारा पैसा जा रहा है, हम लोगों को तो कुछ मिल नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये बैठ गया कि यार ये यहाँ पर कुछ तो भी धांधली हो रही है, कुछ तो भी ब्लैक को व्हाइट, व्हाइट को ब्लैक करने की जो साजिश है वो चल रही है। सो दैट इज वाई इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स की वजह से एक गलत मैसेज गया लोगों को, और उस पर अगर क्लैरिटी दे देते ना लोग तो अच्छा हो जाता। देन भाई एक और चीज आती है इसके अंदर, सोशल मीडिया कैंपेनिंग, जो कि ध्रुव राठी जी ने मोर्चा संभाल रखा था अगेंस्ट बीजेपी। डिक्टेटरशिप इतना मतलब ये हो गया था, प्रिवेलेंट हो गया। अगर इन लोगों ने थोड़ी सी भी पढ़ाई कर ली तो ना इनको पता होता डिक्टेटरशिप क्या होता है ना। मुझे तो
ये अलग बात है कि अरविंद केजरीवाल को जो अरेस्ट किया उन लोगों ने, ईडी ने अरेस्ट किया, और जो भी झारखंड में किसको किया था भाई, झारखंड में सोरेन जी को किया था, कहा गया झारखंड में, मैंने लिखा, अच्छा ये अरेस्ट ऑफ केजरीवाल रिलीफ ऑन, अच्छा यार ये भी है ये, और हेमंत सोरेन जी को जो झारखंड के अंदर किया था, और ईडी को एज अ टूल यूज किया था टू हैरेस पीपल। ये एक पॉइंट जो है इसके वजह से आई थिंक लोगों के अंदर ये घर कर गया। और एक और बात थी जो कि सुभाष चंद्र जी का लोन जो है इन लोगों ने माफ कर दिया था, तो ये फिर से मतलब बहुत ही मतलब क्यों किया, आई थिंक पता नहीं इसका पीछे का डिसीजन क्या था, लेकिन ऐसा है कि जो भी क्रिमिनल हो और वो अगर बीजेपी में आ गया तो वो दूध का धुला हो जाएगा भाई। ये बात एक मतलब मुझे भी अच्छी नहीं लगती है कि कुछ भी हो, आप लोग अगर बीजेपी को सपोर्ट करोगे तो आपके सारे खून माफ है, तो ये नहीं होना चाहिए था, ऐसा मुझे लग रहा है। देन भारत जोड़ो यात्रा जो थी वो कहीं तो बहुत सारे सीट्स इसकी वजह से आए हैं। एंड ऐसा होता है ना कि अगर आप बड़े लीडर हो और आप मेरे घर के अंदर आप कुछ अच्छी 4 बातें करके गए तो मैं आपके अगेंस्ट तो कभी भी जाऊंगा नहीं, क्योंकि आप मेरे इधर आए हो। और अगर दूसरी पार्टी के मैं साथ में हूँ और वो लीडर कभी हमारे पास आते भी नहीं, हम हमारी तरफ देखते भी नहीं, तो वो एक बात जो है वो मेरे दिल में रह जाएगी, और इसी वजह से मैं कांग्रेस को भी वोट दे सकता हूँ एज अपोज टू जो बीजेपी ने नहीं किया कि कॉमन पीपल के साथ इन टच हुए। पता नहीं कैंपेनिंग के दौरान किया होगा, लेकिन ऑफ कोर्स सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स रहते हैं। तो दैट इज वाई राहुल गांधी का जो ये स्टेप था वो कहीं ना कहीं साउथ में हम लोगों को दिखता है कि उसका बहुत अच्छा इफेक्ट हुआ है। और देन इंडिया अलायंस का जो यूनाइटेड फ्रंट है वो अच्छा दिख रहा है, लेकिन इसके जो कॉम्प्लिकेशंस आप लोगों को आगे जाके दिखने वाले हैं ये पता नहीं। आप लोगों को ये एक फोटो दिखाता हूँ कि पूरा सिर्फ बीजेपी का इतना सीट्स है और इंडिया अलायंस का सबका मिला के इतना सीट्स है, तो ये कहीं ना कहीं आगे जाके प्रॉब्लम देने वाला है। तो चलिए ये बात तो हम लोगों ने देख लिया कि रीजंस ऑफ फेल्योर क्या है और क्या क्या सीट्स हम लोगों को डिफरेंट स्टेट्स में दिखे और मेजॉरिटी कैसे जो सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम लोगों ने देख लिया। लेकिन जो मैंने एक बात कही कि मोदी जी को इस बार पीएम नहीं बनना चाहिए, वो क्यों मैंने कही, तो मैं कह दूं कि ये जो कोएलिशन का गवर्नमेंट होता है उसके अंदर अगर कुछ आपको बिल पास करना हो तो उसके लिए बहुत सारा डिस्कशन विचार विमर्श करना चाहिए, जो कि अच्छा है। लेकिन उसमें क्या हो जाता है ना कि पॉलिसी पैरालिसिस हो जाता है। पॉलिसी के ऊपर इतना डिस्कशन, इतना बैकफायर या फिर इतना अपोजिशन होता है कि आप लोग पॉलिसी को पास ही नहीं कर पाएंगे। पास कर नहीं पाएंगे तो इंप्लीमेंट कहाँ से होगी और वो आखिरी मतलब इंसान तक कैसे जाएगा उसका बेनिफिट। तो ये जो सिनारियो है ये हम लोगों को आगे कुछ महीनों में दिखने वाला है कि कोई जो भी सेशन कह लो, कितना भी हो लो, मॉनसून ले लो, विंटर ले लो, कुछ भी कर लो, कुछ पॉलिसीज जो ऐसी इंपॉर्टेंट पॉलिसीज है वो पास ही नहीं होने वाली, ये गारंटीड है। मुझे नहीं लगता कि कोएलिशन गवर्नमेंट होने के बाद कोई भी अच्छी पॉलिसी या फिर जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी उसको भी रिवर्ट करना पड़ जाएगा। जैसे कि हम लोगों ने देखा CAA है, देन एब्रोगेशन ऑफ 370, पता नहीं उसका भी क्या करेंगे ये लोग। और जो भी अच्छी चीज़ें हो रही थी फिलहाल की फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा था, अगेन POK में स्ट्राइक चल रहे हैं, वो इंडिया में जुड़ने के लिए वो लोग देख रहे हैं। तो अगर कोएलिशन गवर्नमेंट के अंदर इन चीज़ों पर अगर डिस्कशन होता है तो गारंटीड है कि कुछ भी रिजल्ट उसका आने वाला नहीं, ये एक पॉइंट है। देन अभी हम लोगों ने देखा कि एनडीए का टोटल मिला के आई थिंक 295, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 295 296 इतना आया है। नीतीश कुमार जी अगर एक गेम खेलेंगे कि बोलेंगे कि मैं इंडिया अलायंस के साथ जाऊंगा या फिर बीजेपी के साथ जाऊंगा, किधर भी जाऊं मुझे पीएम बनाओ, ये अगर गेम खेल लिया तो पता है आप लोगों को क्या हो सकता है। क्योंकि है ना भाई, जो मतलब नीतीश कुमार जी जिसके साथ में जाएंगे वो पार्टी मतलब मेजॉरिटी में आ सकती है, ऐसा कुछ है तो बैलेंस आउट हो जाएगा। लेकिन ये जो मोदी जी के साथ में गेम खेलेंगे ये लोग कि अभी कोएलिशन गवर्नमेंट है, आप लोग हमारा भी सुनिए, आपका भी देखिए, आपका तो अच्छा नहीं, हमारा जब तक ठीक नहीं होता तब तक आप कुछ आगे बढ़ने नहीं देंगे हम लोग, ये जो प्रॉब्लम होने वाला है इसके वजह से बीजेपी का ही नेक्स्ट इलेक्शन के टाइम तक बहुत ही नाम बदनाम हो जाएगा। और ये लोग
पता नहीं क्या क्या करेंगे। अभी अगर लेट से कोalition के अंदर ममता बनर्जी को इन लोगों ने फॉरेन मिनिस्टर बना दिया, हो गया भाई, स्टेचर इंडिया का गया, कहाँ गया पता नहीं। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स होने वाले हैं इंडिया अलायंस के साथ में अगर काम करना हो। या फिर मेरा मानना है कि मोदी जी ने कहना चाहिए चलो 6 महीने के लिए मैं उतर जाता हूँ पीएम की सीट से, इंडिया अलायंस आप लोग ही पूरा मोर्चा संभालिए, बीजेपी भी साइड में बैठेंगी, आप लोग पूरा गवर्नमेंट रन कर दीजिए, देखते हैं आपके अंदर क्या क्या पोटेंशियल है। क्योंकि एज फार मुझे दिखता है कि जो भी इंडिया अलायंस है उसका मैनिफेस्टो ही क्लियर नहीं भाई, किन मुद्दों पे आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं। आपका सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि बीजेपी इस बार 400 पार ना जाए, तो ये ऐसा है कि हम लोग फेल तो नहीं हुए एटलीस्ट, ऐसा उन लोगों का कुछ है, एज अपोज टू कि हम लोगों ने इतने सीट्स लाए, ये लाए वो लाए। हारी है लेकिन इतना प्राइड है वो उस हार में भी, पता नहीं क्यों। तो बीजेपी वालों से मेरा एक ही ये है कि आप लोग गवर्नमेंट रन करने के पीछे ना जाए, सिर्फ सिट बैक कीजिए, देखिए कि ये लोग कैसे गवर्नमेंट रन करते हैं, कैसे इंडिया को आगे ले जाते हैं, कैसे इन लोगों को इंटरनेशनल जो करंट सिचुएशन है उसका प्रेशर कैसे हैंडल करते हैं ये लोग। ये आप लोग 6 महीने के लिए देखिए, गारंटीड है कि ये 6 महीने के बाद फिर से लोकसभा का इलेक्शन होगा। पता नहीं, मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ पॉलिटिक्स में, मेरे से बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन ये अगर होता है तो मजा आ जाएगा, लाइक बाय गॉड मजा आ जाएगा। सो दैट्स व्हाई आई थिंक कि पीएम जी ने इस बार मोदी जी ने इस बार पीएम नहीं बनना चाहिए, किसी और को चांस दीजिए, देखिए इन लोगों के मजे, पीछे बैठ के रिलैक्स करके बैठिए, 6 महीने 1 साल देखिए, अगले बार मतलब 1 साल के अंदर आप फिर से पीएम बन जाएंगे। दैट्स जस्ट अ हम्बल सजेशन फ्रॉम माय साइड, और मेरा जो भी टेक था इसके अंदर। तो देखते हैं भाई क्या होता है अभी अगले कुछ महीनों के अंदर, और फिर से मिलेंगे किसी और हॉट टॉपिक के साथ। और जनरल जो आम इंसान का जो ओपिनियन है वो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो देखिए, क्योंकि मैं जो है वो अनबायस, मतलब बीजेपी को भी कई बार उनकी गलतियां भी पॉइंट आउट कर सकते हैं, मतलब हम लोग जो फ्रेंड्स में डिस्कस करते हैं तो बहुत, मैं कांग्रेस की साइड से भी बोलता हूँ, मैं बीजेपी की साइड से भी बोलता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं अनभक्त हूँ, नहीं भाई, एनलाइटेंड सिटीजन है। हम लोग मेहनत करने वाले लोग हैं, हम लोगों को हमारा भी अच्छा देखना है, किसी और का या फिर दूसरों का भी अच्छा देखना है, जो भी गरीब कमजोर तबके के लोग हैं उनका भी अच्छा देखना है हम लोगों को, क्योंकि सबका साथ सबका विकास ही जो मेन मैनिफेस्टो के अंदर है वही इंपॉर्टेंट है, और उस पर आई थिंक डिलीवर नहीं कर पाया बीजेपी। देखते हैं अभी कांग्रेस कैसा करेगा, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेगा कांग्रेस, हर साल 1 लाख जो देने का वादा है वो कैसे पूरा करेगा। ये अगर टैक्स के पैसे से जाएगा तो भाई मैं तो सीधा टैक्स इवेड कर दूंगा, मैं दूंगा ही नहीं, मैं भले ही जेल में चला जाऊंगा, मैं टैक्स ही नहीं दूंगा ना, क्योंकि मेरा पैसा पता नहीं आप लोग कैसा यूज करोगे, है ना। अगर वो आप सिर्फ फ्री में बांटने के लिए यूज कर रहे हो तो मैं क्यों दूं टैक्स, मैं किसी और कंट्री में जाके सेटल हो जाऊंगा, राइट, क्योंकि मुझे कुछ रिटर्न मिलने वाला नहीं। तो मिडिल क्लास का जो कंसर्न है वो लोगों को भी, मतलब आप लोग कुछ दो यार, कुछ रिटर्न में दो, सिर्फ टैक्स भर रहे हैं हम लोग, जीएसटी पे कर रहे हैं, मतलब कमाने पर भी टैक्स और कुछ खरीदी करने जाओ तो उस पर भी टैक्स की क्या गेम है भाई हम लोगों के साथ। सो ये आई थिंक करंट इसके अंदर एड्रेस होना चाहिए, जो भी न्यू गवर्नमेंट फॉर्म होगी या फिर जो जैसे भी आगे चलेगा। एम्प्लॉयमेंट का एक इश्यू है भाई, चाइना में भी पॉपुलेशन है, आई नो, आई अग्री, लेकिन वहां पर आप देखिए कि हर एक यूथ तो कैसा, मतलब पर कैपिटल इनकम भी उनका अच्छा है, वैसा ही हमारे यहाँ पर भी कुछ इंप्लीमेंट कीजिए। आई नो कि बिजनेस ईज हो गया है और स्टार्टअप अभी बहुत फिलहाल बूम में है, तो इंडियन यूथ से भी मैं कहना चाहूंगा कि यार स्किल में बहुत मास्टर करिए अपने आप को, इंटरनेशनल मार्केट को एक्सप्लोर कीजिए, यही नहीं कि सिर्फ इंडिया में देखना है, इंटरनेशनल भी देखो। अगर कोई माइका लाल इतना टैलेंटेड है कि बाहर से लोग आके उसको इन्वेस्ट करवा रहे हैं तो क्यों नहीं यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है। तो ये मेरा यूथ को कहना है कि यार पिकअप अ स्किल, यार कोई तो भी, मतलब इंटरनेशनल मार्केट में डोमिनेंस बनाओ, ना कि सिर्फ अपने शेयर के अंदर देखना शुरू करो। तो दैट इज वन पॉइंट। एंड एजुकेशन के मामले में भैया एजुकेशन बहुत महंगा हो गया है, पेट्रोल भी बहुत महंगा हो गया है, बच्चों को घर पे जरूर पढ़ाइए। माँ बाप का ऐसा नहीं कि भेज दिया स्कूल में तो स्कूल वाले ही देखेंगे, आप लोग उनको घर पे भी पढ़ाइए, नहीं तो पता है आप लोगों को बच्चे कहाँ किधर निकल जाएंगे। सो आई गेस दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, मैं जो मेरे हिसाब से देखता हूँ। आप लोग बताइए आप लोग क्या देखते हैं, आपका कुछ कमेंट्स हो बताइए मुझे कुछ, अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।
और जो हमारे टेक रिलेटेड वीडियोस है वो आते ही रहेंगे आगे। अभी थोड़ा सा ब्रेक था क्योंकि मैं कहीं और किसी और गांव में था, तो दैट्स वाई मुझे चांस नहीं मिला, लेकिन अभी आई एम बैक एंड वी विल स्टार्ट सून विथ ऑल आवर जर्नी। So that's how is the end of our today's discussion, and see you guys in the next video. Until then, have a nice day, nice week, or nice time, let's say. So bye guys, see you next time.